बिहार में प्रगति की रफ्तार को बढ़ाया है। बिहार स्वावलंबी हुआ है, आत्मनिर्भर हुआ है, उठ खड़ा हुआ है, चलने लगा है, दौड़ने लगा है और अब आने वाले 5 वर्षों में बिहार की रफ्तार बढ़ने वाली है। बड़ा बिहार, बूढ़ा बिहार, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे कुछ नहीं, एजुकेशन, स्वास्थ्य, कोई भी व्यवस्था नहीं थी। कल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी ने स्पष्ट कर दिया है कि जो भी लोग किसी दूसरे पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उनका पार्टी से, एनडीए से कोई वास्ता नहीं है, उनको संगठन से बाहर कर दिया जाए। और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए आगे बिहार में चुनाव लड़ने वाला है। भाजपा एनडीए का सबसे बड़ा घटक दल है राष्ट्रीय स्तर पर। एक तरफ भाजपा के लोग कहते हैं कि बिहार में विकास हुआ ही नहीं है। आप आस्था व्यक्त करते हैं नरेंद्र मोदी जी पर और दूसरी तरफ आप उनके विजन को झुठलाते हैं या गलत कहते हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये वो शो है जिसमें खबरों की चीरफाड़ होती है। पंचनामा देख रहे हैं। हमारे साथ वो शख्स मौजूद है जिनको आप बहुत दिन से खोज रहे थे। अभिषेक झा जी हैं, जदयू में चले गए हैं, नीतीश कुमार जी की पैरोकारी कर रहे हैं और ख़ास बात यह है कि बिहार में जो 15 सालों में विकास है उनका पूरा कच्चा चिट्ठा इनके पास है। कच्चा चिट्ठा है या पूरा ब्यौरा है आपके पास? पूरा ब्यौरा है और तथ्यों के साथ ब्यौरा है। तथ्यों के साथ ब्यौरा है। एक बात सर, पहला सवाल आपसे यहीं शुरू करते हैं। जो 7 निश्चय है, चिराग जी को उसमें भ्रष्टाचार दिख रहा है, आपको क्या दिखता है उसमें? देखिए, सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं मुस्कुरा रहा हूं। जी, मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूं क्योंकि हमारे नेता, नहीं ऐसी बात नहीं है, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी को आपने देखा है और पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने यह बात कही है कि जब भी कोई इस तरह की भ्रामक बातें करता है तो दुख नहीं होता है बल्कि हंसी आती है। बिहार क्या था इन 15 वर्षों से पहले? जो 15 वर्ष का कार्यकाल है उसको अगर आप देखें तो बिहार था क्या, और उसके बाद जनता दल यूनाइटेड की और एनडीए की जो पूरी सरकार है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उसने क्या क्या काम किया। रहा सवाल 7 निश्चय का, 7 निश्चय पार्ट 1 बिहार के विकास में मील का पत्थर साबित हुआ है और 7 निश्चय पार्ट 2 निश्चित रूप से बिहार में विकास की नई गाथा लिखेगा। तो कोई कुछ भी बोले, अभिव्यक्ति की आज़ादी भारत के संविधान ने दी है, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हम लोग अपना काम करने में विश्वास रखते हैं। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार 15 वर्षों से तरक्की कर रहा है और आगे भी तरक्की करेगा। एक बात सर समझाइए, मतलब कुछ दिनों पहले तक चिराग पासवान आपके साथ थे, सब कुछ ठीक था, कोई समस्या नहीं, चुनाव आया तो एक बैग, मतलब क्या हो गया ऐसा? क्या आपने कह दिया? कहाँ संवादहीनता हो गई? क्या गलती हो गई कि वो इतना अग्रेसिव हो गया आपके खिलाफ? अब हर पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी है, अपना स्टैंड होता है, उनको क्या लगा क्या नहीं लगा इन मामलों पर मैं नहीं जाऊँगा। हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग एनडीए के पार्ट हैं और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए आगे बिहार में चुनाव लड़ने वाला है। भाजपा एनडीए का सबसे बड़ा घटक दल है राष्ट्रीय स्तर पर। भाजपा के लोगों ने, भाजपा के नेता सुशील मोदी जी ने, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी ने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि जिनको भी एनडीए में रहना है बिहार में, उनको नीतीश कुमार जी को नेता मानना होगा। अब लोजपा नहीं है एनडीए का पार्ट, यह स्पष्ट कर दिया है भाजपा ने भी, और सब लोग जानते हैं इस बात को, तो उस पर चर्चा ही क्या करनी है, वो तो खत्म ही हो गया मामला। मतलब ये कंपल्सन हो गया कि नीतीश जी को नेता मानिएगा तभी आप एनडीए में रह सकते हैं। देखिए, एनडीए के, अच्छा एक बात बताइए, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ तौर पर अपने कई भाषणों में कहा कि आधुनिक बिहार के निर्माण की परिकल्पना नीतीश कुमार जी के बिना नहीं हो सकती है, और एक तरफ लोजपा के लोग कहते हैं कि बिहार में विकास हुआ ही नहीं है। आप आस्था व्यक्त करते हैं नरेंद्र मोदी जी पर और दूसरी तरफ आप उनके विजन को झुठलाते हैं या गलत कहते हैं। यह दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती हैं। बात साफ है कि एनडीए के चेहरा नीतीश कुमार जी हैं, निर्विवाद चेहरा रहे हैं शुरू से। एनडीए के लोगों ने, भाजपा के लोगों ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है, तो अब ये चैप्टर ही क्लोज है। मतलब ये तो आप लोगों को समझ में आ रहा है ना सर, जो आम चर्चा बिहार में बच्चा आपसे चर्चा कर रहा है कि बन रहा है कहीं ना कहीं खीर, महक आ रही है खिचड़ी की। ये तो आम बच्चे जान गए हैं कि लोजपा कहीं ना कहीं स्पष्ट कर रही है कि वो भाजपा के साथ सरकार बना रही है और वो आपको हरा रही है 143 सीटों पर चुनाव लड़कर। आपको इस पर क्या कहना है? आप कहिएगा यहाँ से कि हम डोनाल्ड ट्रंप के साथ सरकार बना रहे हैं जी, अमेरिका के इलेक्शन में जी, तो हो जाएगा उससे। अरे कह कुछ देना है, पुरानी दोस्ती है, उससे क्या दिक्कत है? कुछ भी कह सकते हैं। भाजपा ने तो स्पष्ट कर दिया ना कि आप प्रधानमंत्री जी की फोटो का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और इसकी लिखित शिकायत भी वो लोग दर्ज कराएंगे चुनाव आयोग के पास कि भाई कोई कहे, अब आप जबरदस्ती किसी के गले में लटकना चाहेंगे तो आप अपनी इच्छा जाहिर कर सकते हैं, बट सामने वाले ने स्पष्ट कर दिया है कि लोजपा के साथ भाजपा का कोई गठबंधन बिहार में नहीं है और बात खत्म। मतलब 2017 में नीतीश जी वापस जब एनडीए में आए थे तो एक कहीं ना कहीं बड़ी वहाँ पे एक घटना हुई। धीरे धीरे एनडीए के जो दल थे पुराने, वो वहाँ से घसकने शुरू हो गए। मांझी जी पहले गए, उपेंद्र कुशवाहा जी छोड़ दिए, अब सभी लोग एक अलग अलग कहीं ना कहीं बना गठबंधन बिहार में। अब फिर से नीतीश कुमार जी जब हैं तो अंतिम जो एक कहीं ना कहीं कड़ी थी लोजपा, वो भी बाहर चली गई।
ये नीतीश जी के आने की वजह से सब कुछ हुआ है, क्या हुआ है? देखिए, देखने का नजरिया है। आप जिस महागठबंधन की बात करते हैं, पहले मैं उसको स्पष्ट कर दूं। महागठबंधन में 5 दल थे, 3 दल को किस मजबूरी से बाहर निकलना पड़ा आपके सामने है जी। लास्ट में जो मुकेश सहनी जी के साथ जो छल हुआ वो भी हम सब लोगों ने देखा। बिहार के राजनीति के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था। तो महागठबंधन तो एक ऐसा गठबंधन है जो कि ना महा है, ना उसमें गांठ है और ना उसमें बंधन है। और रहा सवाल, आपने एनडीए की चर्चा की है, तो यह भी तो देखिए कि एनडीए का कुनबा किस तरह से बढ़ा है। मांझी जी उधर से आए, उधर से उन्हें अपमान मिला तो एनडीए में सम्मान मिला। आपने देखा कि मुकेश सहनी जी के साथ किस तरह का बर्ताव हुआ और उसके बाद अंतिम में भी एनडीए में उनको आराम से एडजस्ट कर लिया गया और खुशी खुशी वो यहाँ चले आए। तो एनडीए का कुनबा तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बढ़ रहा है। इसको इस परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है। नीतीश कुमार एनडीए के चेहरा है और निश्चित रूप से एनडीए 3/4 बहुमत के साथ विधानसभा चुनाव जीतेगा। एक और बात है सर, कहीं ना कहीं भाजपा के जो प्रत्याशी जिनको टिकट नहीं मिल पा रहा है वो भी लोजपा की तरफ जा रहे हैं। ये दिख रहा है, पैटर्न दिख रहा है कि भाजपा और लोजपा कुछ ना कुछ तैयारी कर रही है। आप लोग आँख क्यों बंद कर रहे हैं? अच्छा, एक बात बताइए कि चुनाव के समय जो बड़ी पार्टियां होती हैं उसमें बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे होते हैं। सबकी महत्वाकांक्षा होती है चुनाव में कि हमें चुनाव लड़ना है, होनी भी चाहिए, कोई बहुत अजीब सी बात नहीं है। अब इन परिस्थितियों में जब गठबंधन में बहुत सारी पार्टियां होती हैं तो सीटों का समावेश ठीक से किया जाता है, लेकिन फिर भी कुछ नेता नाखुश रहते हैं और तब वो दल बदलकर चुनाव के समय चुनाव लड़ते हैं किसी और के सिंबल पर। कोई अप्रत्याशित चीज तो है ही नहीं, इसके लिए बेचैन होने की जरूरत है ही नहीं। कल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी ने स्पष्ट कर दिया है कि जो भी लोग किसी दूसरे पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं उनका पार्टी से, एनडीए से कोई वास्ता नहीं है, उनको संगठन से बाहर कर दिया जाएगा। अच्छा, 11 सिटिंग विधायकों का अपने टिकट काट दिया है, इसमें दलित कोटे के भी लोग हैं। विरोध हो रहा है, कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर भी विरोध है। हालांकि जॉबी ज्योति जी खुद विरोध नहीं कर रहे, लेकिन ददन पहलवान जी ने खुलेआम कहा है, उन्होंने भ्रष्टाचार की बात भी की है कि कोई भी विधायक अपने स्तर से काम नहीं कर पा रहा है। जो ब्यूरोक्रेट्स है वो हावी हैं, खासतौर पर नीतीश जी के बहुत करीबी ब्यूरोक्रेट्स। इस पर क्या कहना है? देखिए, पार्टी जब चलती है, पार्टी अपने हिसाब से गठबंधन के हिसाब से चलती है। पार्टी में किनको टिकट मिलेगा, किनको टिकट नहीं मिलेगा, यह सब पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है। उसके पैरामीटर्स होते हैं, उसकी पूरी टर्मिनोलॉजी होती है, वो सबको देखते हुए टिकट दिया जाता है। अब इन सब के बीच जिनको टिकट नहीं मिल पाता है, निश्चित रूप से वो तो नाखुश होंगे ही और इस तरह की बातें करेंगे। इन सब बातों से कोई खास प्रभाव नहीं है। मामला बस ये है कि अगर पार्टी और संगठन चल रहा है तो सब कुछ देखकर ही टिकट का बंटवारा होता है। गुप्तेश्वर पांडे जी भी कहीं ना कहीं कल उन्होंने स्पष्ट अपनी बातें रखी, चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उन्होंने चुनाव की तैयारी भी कर ली थी, आप लोग लड़ा भी रहे थे, क्या हुआ बक्सर में? देखिए, ये तो एक मैंने संभावना थी ना कि लोग ऐसा मान के चल रहे थे कि गुप्तेश्वर पांडे जी आए हैं और वो चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने खुद घोषणा कर दी थी कि चुनाव लड़ रहा हूं। देखिए, गुप्तेश्वर पांडे जी जब आए थे उनसे पूछा गया कि आप चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि पार्टी अब जैसे आगे निर्देश देगी मैं करूंगा, कहा था। अब देखिए ना, ब्राह्मणों की लिस्ट निकाल चुके थे, मसाला कैसे बनता है? मसाला ऐसे बनता है कि अगर गुप्तेश्वर पांडे जी को टिकट मिल गया होता और वो चुनाव लड़ रहे होते तो भी मीडिया में उतना ही मसाला होता कि भाई गुप्तेश्वर पांडे जी ने तो सर ये है कि वीआरएस इसलिए लिया क्योंकि उनको चुनाव लड़ना था। ये पहली बार थोड़ी हुआ उनके साथ। अच्छा, मैं इस बार की बात आपको बता दूं, गुप्तेश्वर पांडे जी ने भी स्पष्ट किया है और पार्टी की तरफ से मैंने इस पर प्रतिक्रिया भी दी है कि गठबंधन में सामंजस्य स्थापित करना होता है। पार्टी डिसाइड करती है कौन चुनाव लड़ेगा, नहीं लड़ेगा, आगे किसकी क्या भूमिका होगी। गुप्तेश्वर पांडे जी की अगर हम बात करें, उनका जो पूरा अपना कार्यकाल रहा है, जब तक उन्होंने एज एन आईपीएस सर्व किया है यहाँ पर, काफी सामाजिक रहे हैं और लोगों से उनका सरोकार रहा है, पॉपुलर है लोगों के बीच में वो। और उन्होंने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त की और जदयू की सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने खुद भी स्पष्ट किया नीतीश कुमार जी से उनके संबंध व्यक्तिगत भी हैं, तो उसको सिर्फ चुनाव के हिसाब से राजनीति को देखना उचित नहीं है मेरे हिसाब से। मतलब तो कहीं ना कहीं भाजपा ने प्रेशर डाला आप पर कि आप ये बक्सर की सीट छोड़िए गठबंधन धर्म के तहत, तो आप लोग माने? ये सब शीर्ष नेतृत्व का मामला है, वो लोग बैठते हैं, देखते हैं, समझते हैं कहाँ किनको लड़ना है कि नहीं लड़ना है, ये सब। मतलब एक बात हमें बताइए सर कि लगभग भाजपा के सभी शीर्ष नेतृत्व के लोग ये कह चुके हैं कि नीतीश जी सीएम होंगे। नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया, यहाँ के शीर्ष नेतृत्व ने कह दिया कि हम उनके चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो अब तो मतलब जब डिक्लेयर्ड है तो एक ही बात को कितनी बार नहीं, तो कहीं ऐसा तो नहीं चुनाव के बाद अगर परिस्थितियां बदलेंगी? इस मामले पर भी सुशील मोदी जी ने उस प्रेस वार्ता में कहा भाई सीटें कम आए, ज्यादा आए, कितनी भी आए, नीतीश कुमार जी चेहरा थे, हैं और रहेंगे। नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री थे, हैं और आगे भी रहेंगे। एक और सवाल है अभिषेक जी, मेरा एक और सवाल है आपसे। कहीं ना कहीं चिराग पासवान जी की जो परिस्थितियां हैं, री एंट्री होगी क्योंकि सारे दल जो एनडीए छोड़कर जाते हैं वापस आने के लिए वो तो नहीं बेचैन रहते हैं।
चिराग पासवान जी अपनी स्वेच्छा से एनडीए से बाहर गए हैं और एनडीए में रहने का एक कंडीशन आपको मालूम है ही। नीतीश जी को चुनाव नेता के मानना बाद पड़ेगा। ये मामला ही नहीं है जो आप जिस बात पे चर्चा कर रहे हैं, और जब पहले ही एनडीए 3/4 बहुमत के साथ चुनाव जीत रहा है तो इन मामलों पर चर्चा करना ही बेमानी है। अब चुनाव जीत रहे हैं, मतलब 3/4 बहुमत के साथ एनडीए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बना रहा तो तेजस्वी जी को घर बैठ जाना चाहिए, अब चुनाव लड़ने की स्थिति तैयारी नहीं करनी चाहिए। है। देखिए, कांग्रेस इतनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, माले के लोग हैं, इन लोगों को क्या करना चाहिए अब? मैंने तो बताया है साफ साफ कि वो एक ऐसा गठबंधन है जिसके पास न नेता है, न नीति है और न नीयत है। चुनाव लड़े, संविधान ने सबको अधिकार दिया है, आज़ादी दी है, चुनाव आप लड़िए, लेकिन हम जानते हैं कि बिहार की जनता का आशीर्वाद एनडीए के साथ ही है, क्योंकि हमने काम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। अभिषेक जी, एक सवाल है, एंटी इनकम्बेंसी कुछ फैक्टर होता है, हमने भी सुना है कहीं, लग रहा है कि 15 साल से नीतीश कुमार जी हैं, कुछ तो लोगों को लगा होगा कि कुछ कमियां रह गई हैं बिहार में। ऑब्वियसली आप भी कहते हैं कि पार्ट 2 लाना होगा 7 निश्चय का, और भी काम बाकी हैं। कल नीतीश जी ने एक लेटर लिखा है जिसमें कहा कि मुझे एक और मौका दीजिए और भी कुछ काम करना है। 15 साल काफ़ी नहीं था क्या? देखिए, जैसे 15 वर्षों में, अब जैसे मैं एक सिंपल सी बात आपको कहूँ कि हमें जैसा बिहार मिला था, लंगड़ा बिहार, रूढ़ा बिहार, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे कुछ नहीं, एजुकेशन, स्वास्थ्य, कोई भी व्यवस्था नहीं थी बिहार में। आपको एक बिल्डिंग दे दी जाए, वो बिल्डिंग पूरी जर्जर स्थिति में हो, ना उसमें खिड़की हो, ना दरवाजा हो, और कहा जाए कि बाहर से लाके टूरिस्ट को उसमें बसा दीजिए, तो आखिर समय तो लगेगा, संसाधन तो लगेंगे उस बिल्डिंग को तैयार करने में। नीतीश कुमार जी ने अपने बीते 15 वर्षों के कार्यकाल में बिहार में प्रगति की रफ्तार को बढ़ाया है। बिहार स्वावलंबी हुआ है, आत्मनिर्भर हुआ है, उठ खड़ा हुआ है, चलने लगा है, दौड़ने लगा है, और अब आने वाले 5 वर्षों में बिहार की रफ्तार बढ़ने वाली है। इसीलिए कहीं कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। लोग जानते हैं कि सामने जो विकल्प अपने आप को प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं वो तो कहीं है ही नहीं रेस में। निश्चित रूप से जनता नीतीश कुमार जी में आस्था और विश्वास रखेगी। नीतीश जी की कुछ मैंने बातें हैं इधर जो उन्होंने की हैं, कुछ बातों का हमेशा निगेटिव ही निकल जाता है। मतलब वो नल जल योजना कहते हैं, बाढ़ आ जाती है, सुखाड़ आ जाता है। वो जब कहते हैं कि हमने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर दिया है, कोरोना आ जाती है, सबको एक्सपोज कर देती है। शिक्षा को लेकर लगातार संघर्षरत हैं अलग अलग दल। रोजगार नहीं है बिहार में, वो आप भी मानते हैं। तो इन सारे संभावनाओं से जो 15 साल में वो नहीं झेल पाए, उन्होंने नहीं सॉल्व कर पाए, तो आने वाले 5 साल में क्या कर लेंगे? मैं फैक्चुअल आंसर दूंगा इन सब। जैसे होता है ना कि जो भी आमतौर पर प्रवक्ता और नेता होते हैं, बस वो इधर उधर की बातें करके रहे। बिल्कुल बिल्कुल। आपने बात की रोजगार की जी, मैं डाटा के साथ आपको बताता हूँ। 15 वर्षों का जो कार्यकाल रहा आदरणीय लालू जी का और राबड़ी जी का, जब झारखंड भी बिहार का पार्ट था, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि तब बिहार में सरकारी रोजगार मात्र 95,763 दिए गए थे। और जब से नीतीश कुमार जी ने बिहार की कमान संभाली है, तब से 6 लाख से ऊपर रोजगार दिए गए हैं। और आज भी प्रतिदिन 10 लाख से ज्यादा लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। ज्यादातर लोग टर्म एम्प्लॉयमेंट पे हैं। ज्यादातर लोगों को आपने नियोजित किया है और वो लगातार संघर्षरत है अपने वेतन के लिए। मैं परमानेंट नौकरियों की बात कर रहा हूँ जी। अच्छा, परमानेंट नौकरी, मैं परमानेंट नौकरियों की बात कर रहा हूँ। जो संविदा पे नौकरियां, मैं उनकी तो चर्चा ही नहीं कर रहा हूँ, उनकी चर्चा नहीं, वो तो कुछ अलग ही है। जी जी। अरे जो लोग समझते ही नहीं है, जैसे पहले आप जब बिहार का पार्ट था तो 15 वर्षों में 95,000 और हमने उसको बढ़ा के 6 लाख कर दिया। कम बात है क्या? अरे जब बिहार नीतीश कुमार जी को मिला था तब बिहार का बजट 23-24 हजार करोड़ हुआ करता था, और आज बजट 2,11,000 करोड़ है। तो कहीं ना कहीं तैयारी आपकी है कि बिहार के हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी दे दी। देखिए, हम बेमानी बातें नहीं करते हैं, तो बिहार के इंडस्ट्रीज की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूं। मैंने कहा कि भाई पहले बिहार में क्या था? बिहार में जंगल राज था, छुपा हुआ अपहरण उद्योग था। लोग आने पहले सर मैं बता रहा हूँ उसका जवाब है मेरे पास उसका। अब इंडस्ट्रीज लगाने के लिए आपको बेसिक सुविधाएं चाहिए। बेसिक सुविधाएं क्या है कि सड़कों का जाल हो, बिजली की आपूर्ति हो, पानी की व्यवस्था हो। ये सारी चीजें होंगी तब तो इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ आने में इंटरेस्टेड होंगे। चुनाव से कुछ महीने पहले ही नीतीश कुमार जी ने कहा है कि हम ओपन बिडिंग कर रहे हैं, हम जमीन देने के लिए तैयार हैं इंडस्ट्रियल एरियाज में। अब लोग आएंगे। जैसे एक बात बताइए, पहले आपका घर टूटा फूटा होगा तो आप पहले फर्नीचर लगाइएगा घर में, कि पहले घर को दुरुस्त करिएगा, उसका पेंटिंग करिएगा, उसमें खिड़की दरवाजे लगाइएगा, तब ना पेंटिंग, तब ना उसमें अच्छी अच्छी पेंटिंग्स लाइएगा और वो चीजें लाइएगा। रोड मैप नहीं दिखता है कहीं है चर्चा इसके बारे में ना। अभी 4-5-6 महीने पहले ही से नीतीश कुमार जी ने चर्चा की है कि हमारे बाहर के इतने जो मजदूर भाई बाहर काम कर रहे थे या जिस भी सेक्टर में काम कर रहे थे, वे लोग वापस आ रहे हैं बिहार में। तो नीतीश कुमार जी ने कहा कि हम अब कोशिश कर रहे हैं और आगे जनता ने हमें मौका दिया तो हम इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश करेंगे कि अगर हमारे पास मैन पावर यहाँ बिहार में उपलब्ध है तो क्यों ना हम इंडस्ट्रियलिस्ट को बुला के। कोरोना में एक बड़ा अपॉर्चुनिटी था, लोग आए थे लेकिन वापस जा चले गए। देखिए एक बात बताइए, अब हम ये जो बात हम कह रहे हैं ये कब करेंगे? कोई भी नए डेवलपमेंट की बात हम कब करते हैं? जब हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं। अब कोरोना जैसी महामारी ने कमर तोड़ के रख दी थी सबकी। अरे बिहार के बारे में सब लोग कह रहे थे कि टेस्ट नहीं होता है। बिहार कई बार तो कई दिनों
डाटा है हमारे पास, 1,80,000 1,90,000 प्रतिदिन टेस्ट हुए और इतने टेस्ट होने का नतीजा है कि हमने जल्दी से सब लोगों को ट्रेस आउट किया और आज बिहार में रिकवरी रेट 93% के ऊपर जा चुका है। तो भाई हम सबसे पहली व्यवस्था क्या करेंगे कि हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो जाएं, ठीक हो जाएं, उसके बाद इंडस्ट्रीज लगेंगी, लोगों को मौका मिलेगा और आगे रोजगार सृजन के बहुत सारे मौके आएंगे। हम कोई ऐसा ढकोसला वादा नहीं करने वाले हैं कि हम आएंगे और पहले दिन 10 लाख रोजगार देने पर हम साइन कर देंगे। एक अंतिम सवाल है आपसे, बहुत समय आपने दिया, बहुत धन्यवाद इसके लिए। चुनाव के बाद अगर परिस्थितियां बदलती हैं तो क्या नीतीश कुमार वापस महागठबंधन की तरफ देख सकते हैं? कोई जो चीज़ें कहीं चर्चा में है ही नहीं उस पर दिमाग क्या लगाना। नीतीश कुमार जी एनडीए के चेहरा थे, एनडीए के चेहरा हैं और लेकिन चिराग पासवान अगर भाजपा के साथ जाने की तैयारी कर दे, भाजपा चिराग पासवान इज नो फैक्टर, कोई फैक्टर नहीं, कोई फैक्टर नहीं। हम उनके बारे में चर्चा कि यूथ लीडर हैं, नहीं यूथ लीडर हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनका सम्मान करता हूँ, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। चूंकि वो एनडीए के पार्ट नहीं है तो इस बारे में क्या चर्चा करनी है। अरे भाई उनको लगा कि उनकी पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है, वे लड़ रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है जी। एनडीए के देखिए साफ तौर पर अभिषेक झा जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं वो कर दिया इन्होंने, अपनी बातें स्पष्ट तौर पर रखी। इनकी बातों से अब कितने संतुष्ट हुए हैं, सरकार का पक्ष रख रहे थे, एक बार फिर से मौका मांग रही है ये सरकार 5 सालों के लिए। अब आप बताइए कमेंट सेक्शन में जाकर कि आखिर अभिषेक झा जी को, नीतीश कुमार जी को और मौका मिलना चाहिए कि नहीं। जो रोड मैप बार बार आप चर्चा करते हैं कि रोड मैप नहीं दिख रहा, उस रोड मैप को भी दिखाने का इन्होंने प्रयास किया है। अगर वो रोड मैप आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में आकर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो अभिषेक झा जी से लगातार मुलाकात होती रहेगी सर। निश्चित रूप से होती रहेगी। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।